हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, देखिए बेटा, अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस को हम यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं। देखो लाइफ प्रोसेस होता है क्या। देखो क्या कह रहा है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। आपको पता है बेटा, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो ना कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। जैसे ग्रोथ होती है, उनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है और सर्कुलेशन होता है। ओके, ओके, तो जैसे यहाँ पर बेटा लिखा है ना, यहाँ पर ऑल द प्रोसेसेस लाइक, जैसे कि ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गन्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब ऐसे प्रोसेसेस जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। ओके, और अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करने की क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ओके, उन प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रोथ और मेंटेनेंस या एक तरीके से बता सकते हैं कि कोई भी ऑर्गन्स जिंदा है या नहीं है, तो इन प्रोसेस के थ्रू हम बता सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है। ओके, अब देखो वन बाय वन टॉपिक्स पे बात करते हैं। देखिए बेटा, ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशंस, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। अब देखो बेटा, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स आपको पता है बेटा ऑटोट्रोप्स होते हैं, कैन मेक देयर ऑन फूड, वो अपनी तरीके से खुद अपना फूड बनाते हैं। बट एनिमल्स की बात करें बेटा, तो एनिमल्स को हम हिटोट्रोप्स की कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज ये ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना जरूरी है बेटा। ओके, अब बच्चे यहाँ पर ना बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस की, मतलब हमारे पास कितने तरीके, कितने वेज है न्यूट्रिशंस को इनटेक करें। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो, kind of nutrition in which an organic matter like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. बेसिकली बेटा होता है क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि इसमें जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो ना एक्चुअल में किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ये अपना फूड जो खुद बनाते हैं बाई टेकिंग CO2 गैस हो गया, वाटर हो गया, इन सब का यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए। ओके, और हिटोट्रोपिक में क्या कहते हैं बेटा, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly। बेसिकली बेटा हिटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें ना एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए, ये बेसिकली दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये अपना फूड जो है खुद नहीं बना सकते बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 गैस, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल्स आपका आगे बेटा एनिमल्स आ गया, फंगी आ गया। ओके, इट्स क्लियर नॉट, वेरी गुड। ओके, देखिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या चीज़ है यहाँ पर। द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए। ओके, तो ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं बेटा, यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में लाइक कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोप्स लाइक टेक इन CO2 gas and H2O and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। बेसिकली बेटा आपको पता है ना, जो मैंने आपको बताया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस में क्या करते हैं, ये एक तरीके से CO2 गैस, वाटर और एक तरीके से उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, मींस सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना या कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करना। ओके, जैसे आपने बेटा इक्वेशन दे रखी है 6CO2 प्लस में 12H2O, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाता है बेटा, आपका कार्बोहाइड्रेट बना देता है, आपका ग्लूकोज बना देगा, साथ में O2 और H2O बना देगा। इट्स क्लियर नोट। ओके, तो ये होता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली क्या करता है, अपना फूड खुद इनटेक, खुद प्रिपेयर करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। ओके, चलिए बेटा आगे बात करें। चलो देखिए,
अब बेटा बात करते हैं रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। देखो आपको पता है सनलाइट की जरूरत होती है, बिल्कुल अच्छी बात है। क्लोरोफिल की जरूरत होती है। क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। ओके, CO2 गैस की जरूरत होती है, ये एक्चुअली स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन लीफ। ओके, वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर के साथ कुछ डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, लाइक जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा हो गया, टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो दीज आर द रॉ मेटल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक तो सनलाइट की जरूरत है बेटा, एक क्लोरोफिल की जरूरत है, ठीक है, जो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, और CO2 गैस, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता है वाटर, और उसके साथ कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एक तरीके से उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब बेटा बोला कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी कौन सी लोकेशन है प्लांट्स के अंदर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। देखो, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। आपको पता है किचन ऑफ द जो प्लांट कहा जाता है वो किसको होता है, लीफ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये क्या ना क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है आपका लीफ के अंदर, ओके, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वहीं पर जाकर के वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। तो इसीलिए आपको पता है क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है आपका, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है आपका, फूड सिंथेसाइज होता है। ओके, द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक्चुअली में होता है क्या बेटा, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें एक्चुअली में चल क्या रहा होता है। देखो, पहले तो बेटा एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को पहले क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। उसके बाद ओके, ठीक है, पहले तो बेटा क्या करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। उसके बाद कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। फिर उसके बाद क्या होता है, वाटर और को ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम में। फिर रिडक्शन होता है आपका CO2 गैस का टू कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्रोसेस होता है, पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल, उसके बाद क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फॉर्म में, और उसके बाद CO2 गैस का रिडक्शन करता है, ओके, टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, वेरी गुड। अब बेटा बात आती है स्टोमेटा की। स्टोमेटा के बारे में मैंने आपको एक ऑलरेडी बताया भी था इसके बारे में ना। देखो, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लिप्स। लिप्स के सर्फेस पर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, ये हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, लाइक CO2 गैस और O2 गैस में, ठीक है। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के क्या मतलब होता है बेटा, जो ना इवापोरेशन के दौरान इसके लिप्स में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है उसको वो लूज कर देता है। ओके, तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, जैसे बेटा यहाँ पर मेंशन आपको देखो, ये रहा स्टोमेटा। ओके, ये स्टोमेटल पोर आपका है, ये वाला पोर्शन, और ये जो है बेसिकली ये है आपका गार्ड सेल्स जो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और यहाँ पर जो बेटा ये प्रेजेंट है ना, ये आपको उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। इट्स क्लियर नॉट, ठीक है। तो ये बेटा आपको पता होना जरूरी है। ओके, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा के बारे में। जो टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, पहला आपका आता है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, और तीसरा आपका आता है पैरासाइटिक आता है। होलोजोइक में क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। बेसिकली आता है एनिमल्स क्या करते हैं, सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं और बॉडी के अंदर जाकर के वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, एनिमल्स हो गए। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिम्स फीड ऑन द डेड एंड डिकिंग मैटर। ये बेसिकली क्या करते हैं, डेड और डिकिंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं, ओके, और वहाँ से अपना फूड इनटेक करते हैं, जैसे फंगी हो गया। पैरासाइट्स क्या होते हैं, लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिम्स, यानी कि होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फॉर्म में, जहाँ ये रहते हैं ना बेटा, वहीं से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं जैसे कैस्केट ऑफ प्लांट हो गया आपके, टिक्स हो गई, लीच, दीज आर द पैरासाइट्स विच बेसिकली क्या करते हैं, या तो उनके अंदर रहते हैं ऑर्गेनिम्स के, या उनके बाहर रहते हैं, ओके, और वहीं से न्यूट्रिशंस को इनटेक करते हैं। उन्हें हम कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, या पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा था आपका, हाउ डू ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर फूड। जो ऑर्गेनिम्स हमारे हैं लिविंग ऑर्गेनिम्स, वो फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखो, पहली बात अगर बेटा बात करें यूनिसेलुलर की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स की बात करें, तो फूड इज टेकन अप बाय थ्रू इंटायर सर्फेस। आपको पता है कि जो आपका, अगर हम एक ऑर्गेनिम्स की बात करें, सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स की बात करें, तो आपको पता है ना उसकी बॉडी में ना अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते, तो इसलिए जो भी प्रोसेस होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही क्या करता है, फूड को इनटेक करता है, डाइजेशन करता है। ओके, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, और उसके बाद इजेशन भी करता है। जैसे एग्जांपल बात करें एमीबा की बात करें और पैरामिसम की बात करें। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें यहाँ पर मेंशन, देखो
पहले क्या होता है बेटा, अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया यानी कि फूड पार्टिकल्स अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये ना बेटा ये जो है स्यूडोपोडिया यानी कि अपने जो फिंगर लाइक ये जो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, फूड को इनटेक करने के लिए। ओके, एक्सटेंशन करता है सेल मेम्ब्रेन को, उसके बाद कैप्चर करता है फूड को, फिर टेक इट इन फूड वैक्यूल्स, उसको फिर फूड वैक्यूल्स में ले जाता है, फूड वैक्यूल्स जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ओके, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स में क्या होता है आपका, फूड डाइजेस्ट होता है, डिफ्यूजन, फिर उसके बाद डिफ्यूजन होता है ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इनटू साइटोप्लाज्म। ओके, पहले क्या होता है बेटा, यहाँ से फूड को इनटेक किया, फूड को इनटेक करने के बाद क्या होता है, स्यूडोपोडिया शेप चेंज करने के बाद, ठीक है, वो क्या करता है, फूड वैक्यूल्स में जाकर के फूड को क्या करता है, डाइजेशन होता है वहाँ पर आपका, फिर उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पूरे सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में चल जाता है। ओके, क्लियर कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा, आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड इज थ्रोन आउट, उसके बाद उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये होता है बेटा एक्चुअली प्रोसेस जो अमीबा के अंदर चल रहा है। कौन सा प्रोसेस, देखो बेटा इस तरीके से ना, यहाँ पर बेटा पहले अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, स्यूडोपोडिया का सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है, फिर फूड को कैप्चर करता है, फूड को कैप्चर करने के बाद क्या करता है, वो फूड को वैक्यूल्स के अंदर लेके जाता है, फूड वैक्यूल्स के अंदर। ओके, वहाँ पर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद उसके सिंपल सब्सटेंसेस को साइटोप्लाज्म में जाकर के एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, सेल्स के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ओके, इस तरीके से प्रोसेसिंग यहाँ पर चलती है। क्लियर नोट। वैसे बेटा अगर हम बात करें, देखो सिमिलरली हम बात करें बेटा, अगर पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम में भी ऐसे होता है, उसमें बेटा एक खास बात क्या है, उसमें सीलिया होता है प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, मतलब एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है, वो फूड को इनटेक करते हैं एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक पार्टिकुलर पॉइंट से। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है, ओके, ये आपको टॉपिक आना चाहिए। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि न्यूट्रिशंस की जब हम बात कर रहे थे, देखो जब हम ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं वो न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, उसमें ना मेनली ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, इंजेक्शन होता है, मीन्स टेकिंग ऑफ फूड, जैसा कि मैंने आपको अमीबा के केस में बताया था। उसके बाद तो बेटा डाइजेशन होता है, डाइजेशन से फूड वैक्यूल्स में अमीबा के केस में होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटेरियल इनटू सिंपल वंस में हो जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड। ओके, ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन यानी कि उस फूड को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ओके, उसके बाद जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव करना होता है, यानी इजेशन करना होता है। दीज आर द प्रोसेसेस विच हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशंस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ओके, तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखें। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। ओके बेटा, क्या कह रहा है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ना, उनका न्यूट्रिशनल प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन, मतलब कि बेसिकली डिपेंड करते हैं फूड जो है किस टाइप का उनका है। ओके, बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये तो आपको बड़ा पता होना जरूरी है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि माउथ की बात करें, सबसे पहले माउथ आता है आपका, यानी कि जहाँ से हम होल फूड को इनटेक करते हैं। उसके बाद टीथ आते हैं, टीथ में हम क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को। उसके बाद टंग क्या करता है बेटा, हेल्प करता है हमें फूड को रोल करने में, टेस्टिंग ऑफ द फूड, स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन द फूड, पुश करने के लिए उसको, है ना। और एक होता है सैलिवरी ग्लैंड्स होता है आपका, ये कहता है स्लाइवा को रिलीज करते हैं और साथ के साथ म्यूकस को रिलीज करता है आपके क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, अब बेटा होता है क्या ना, देखो सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो सलाइवा हमारा होता है उसके अंदर होता है सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, सैलिवरी अमाइलेज नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है, जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ईसोफेगस क्या होता है बेटा, ईसोफेगस फूड पाइप होता है, यानी कि टेकिंग फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमच बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस। एक्चुअली में होता है क्या बेटा, जो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका फूड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन होता है टुवर्ड्स द स्टोमक। ओके, वेरी गुड। अब देखिए जी, उस आपका स्टोमक में जाता है, स्टोमक में क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो आप बेटा बेसिकली क्या करता है, सीक्रेट करता है किसको, गैस्ट्रिक जूसेस को। जैसे आपका पेप्सिन हो गया, एसिल हो गया, म्यूकस हो गया। पेप्सिन क्या करता है बेटा, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ओके, और एसिल क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और जर्म्स को किल करता है। ओके, और म्यूकस कहता है बेटा इनर लाइनिंग जो होती है ना स्टोमक, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद बेटा फूड जो हमारा वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है।
ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद आपको पता है बेटा उसमें इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में, फैट्स को फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल्स की फॉर्म में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ और बोलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो हेल्प करता है बेसिकली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन फूड इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विलाई लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, विलाई यानी फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, वो बेसिकली क्या करता है, अपना सरफेस एरिया एक्सपैंड करते हैं और लार्ज एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इन सबको ब्रेक डाउन करने के बाद, ठीक है, ये ना आपका न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स क्लियर नॉट? बात कर देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बेटा क्या होता है, आपका रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोवाइड करता है, और लीवर बाइल जूस क्या प्रोवाइड करता है, देखो लास्ट फैट इमल्सिफाइड जो इमल्सिफाइड स्मॉल ग्लोब्यूल्स फैट। एक्चुअली क्या करता है बेटा, देखो बाइल जूस क्या करता है, एक तरीके से इमल्सिफाइड जो फैट हमारा होता है ना, उसको क्या करता है स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है लार्ज फैट को। और पैनक्रियास करता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और जिसमें आपका क्या होता है ट्रिप्सिन होता है और लिपेज नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, यानी कि एक तरीके से कहते हैं प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड्स में बेटा कन्वर्ट करता है, ठीक है। और लिपिड्स बेसिकली करता है बेटा फैट को आपका लिपिड्स यानी कि फैट के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो इतनी बात समझ में आएगी बेटा बात। ओके, उसके बाद बेटा जो फूड होता है हमारा ना, इस सब कुछ होने के प्रोसेसिंग होने के बाद जो बाकी पोर्शन बच जाता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेस अमाउंट में वाटर को, द रेस्ट ऑफ द मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और बाकी जो मैटर होते हैं बेटा वो एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। ओके, तो इसी के लिए बेटा यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है आपको इस तरीके, देखो ये आपका। ओके, ये है आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बता रखा है, जो मैंने आपको बताया था ना बेटा वही चीज़ यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम की फॉर्म में दे रखा है आपको। ओके, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो गैसेस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड रिलीज ऑफ CO2 दैट इज को ब्रेथिंग। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 गैस को रिलीज करते हैं, उसको ब्रेथिंग कहते हैं। अब बेटा कह रहे हैं ब्रेकडाउन, दूसरा क्या होता है आपका ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इन सेल्स, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेटा दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 गैस को रिलीज करना, दूसरा क्या होता है मेटाबॉलिज्म होना, यानी कि ब्रेकडाउन होना सिंपल फूड की फॉर्म में। ओके, और एनर्जी प्रोवाइड करना सेल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, दैट्स गुड। देखो बच्चे यहाँ पर क्या देखा हमें, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ, अलग अलग पाथवे हमें दे रखा है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के। ठीक है, अभी क्या बेटा आपके पास 6 कार्बन की चेन है, आपकी 6 कार्बन का कंपाउंड है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में ये 3 कार्बन का हो जाता है, यानी पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, अगर बेटा है ना हम इसको अलग अलग कंडीशंस पे देखो अलग अलग कंडीशंस पे बेटा अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देख रखा है आपका कि पायरुविक एसिड क्या करता है, पहले अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन माइटोकॉन्ड्रिया तो CO2 गैस बनेगी, वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है ये उसे कहते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, या लेक ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ओके, तो बेसिकली है ना बेटा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस निकलेगी और एनर्जी निकलेगी। अगर आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनेगी और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा आपका। ओके, ठीक है बेटा, तो ये पाथवेज है किसके, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देखिए बेटा जैसे यहाँ पर मेंशन कर रखा है आपको एरोबिक के बारे में और एनारोबिक के बारे में। देखो एरोबिक क्या होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेटा CO2 और H2 होता है, इसमें एंड प्रोडक्ट्स होता है अल्कोहल होता है या तो लैक्टिक एसिड होता है। ओके, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इस केस में क्या होता है लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बट इन द केस ऑफ एनारोबिक स्मॉल अमाउंट ऑफ या लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपकी रिलीज होती है। ओके, दैट्स गुड। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ गिवन है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहते हैं पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से एयर जो ट्रांसमिट होता है, सबसे पहले देखो बेटा आपको पता है नोस्ट्रिल आती है, नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज में जाता है आपका क्या कहते हैं एयर, उसके नेसल कैविटी में फिर फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर उसके बाद आपका कहाँ चले जाता है बेटा आपका
लैरिंक्स के बाद चले जाते हैं बेटा ये ट्रेचिया में, ट्रैकिया में फिर ब्रोंची, फिर उसके अंदर बच्चा ब्रोंचियल्स होते हैं, फिर एल्व्यूली होती है, और एल्व्यूली से कनेक्ट होती है बेटा ब्लड कैपिलरीज, जहाँ से वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है टू द ब्लड वेसल्स में सप्लाई करता है, और फिर वापस जो है क्या लेके आता है, CO2 गैस को प्रोवाइड करता है टू लंग्स। ओके, तो ये इस तरीके से पार्ट हो गया बेटा, ये लंग्स के इनसाइड वाला पार्ट हो गया। ये तो हो गया आपको बेटा, वहाँ तो हो गया ना गले वाला पार्ट जो होता है ना, वहाँ तक आपका आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला गया हमें, देखो यहाँ बोला है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। देखो आपको पता है जब ब्रेथिंग में दो चीज़ होती है, एक तो इनहेलेशन होता है, एक तो एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है कि तो थोरेसिक कैविटी होती है, यानी कि चेस्ट कैविटी होती है, वो एक्सपैंड कर जाती है। इसमें थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, किसमें, एक्सहेल करने में। ओके, रिब्स आपके लिफ्ट अप हो जाते हैं, और रिब्स जो है इसमें डाउनवर्ड्स मूव हो जाते हैं। डायफ्रैगम में बिकम फ्लैट इन शेप। देखो इसमें क्या होता है, डायफ्रैगम जो है फ्लैट शेप में आ जाता है, और यहाँ पर डायफ्रैगम जो होता है आपका डोम शेप बन जाता है, यानी कि इस तरीके से सब बन जाता है एक्सहेल करने में। यहाँ पर लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एयर उसके अंदर एंटर हो गई। यहाँ पर लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एयर ने वहाँ से लंग्स से एग्जिस्ट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको मेंशन कर रखा है। ठीक है, ये हो गया इनहेलेशन, ये हो गया आपका एक्सहेलेशन। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर बेटा बात आती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस ब्लड एंड टिश्यूज। ओके, देखो बेटा पहले क्या होता है, एयर जो है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो ब्लड में जाएगा पहले, फिर वाइंड विद द हीमोग्लोबिन के साथ वाइंड हो, जो कि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। देन O2 इज रिलीज इन एल्वियोलिस टू ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यूज। ओके, अब बेसिकली क्या होता है बेटा, अब O2 जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो ब्लड क्या करता है, उसको टिश्यूज़ के पास पहुंचाता है, हर एक सेल्स के पास सप्लाई कर देता है। दूसरी बात, CO2 जो हमारा रिलीज करता है वो ब्लड में जाता है, उसके बाद डिजोल्व हो जाता है ब्लड में, और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, उसको एल्व्यूलर सीक में जाकर रिलीज करती हैं, एंड देन सेंड आउट थ्रू द नॉस्ट्रिल। फिर जो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू वो क्या होता है आपका बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ओके, क्लियर बेटा, ठीक। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन्स की बात। देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेन जो होते हैं ना, जो आपके लैंड पे रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको इनटेक करते हैं। और एक्वाटिक ऑर्गेन्स क्या होते हैं बेटा, जो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना आपकी किसमें, वाटर के अंदर, उसी को इनटेक कर पाते हैं। दैट्स वाई उनको जो रेट, जो ब्रेथिंग रेट होता है, यानी कि रेस्पिरेशन का जो रेट होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स। ओके, देखो अगर हम बात करें प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें, तो देखो रेस्पिरेशन में यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन एनिमल्स, गैस एक्सचेंज ओकर थ्रू। देखो एक्चुअल में क्या है ना, रेस्पिरेशन जो प्लांट्स वो थोड़ा इजी मेथड होता है कंपेयर टू द एनिमल्स। इसमें क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज क्या आता है, लेंटिसल्स इन द स्टेम्स में क्या होता है, लेंटिसल्स पार्ट होता है, वहाँ से आपका एक्सचेंज क्या आता है, या फिर जनरल सर्फेस ऑफ द रूट, या रूट के सर्फेस से क्या होता है, या वहाँ से क्या होता है आपका ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जैसे बेटा स्टोमेटा होता है ना, वैसे लेंटिसल्स होते हैं स्टेम्स में आपके। ओके, स्मॉल पोर्ट जहाँ से गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग। ओके, दैट्स गुड। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। तो बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की। देखो अब बेटा बात है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको समझ में आ रहा है बेटा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को लेकर के जाना। ओके, वो चीज़ देखो, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको पता है जैसे अब बाकी ऑर्गेन्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स, वैसे ह्यूमन बींग्स को भी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फूड सप्लाई करने की, ट्रांसपोर्टेशन की ना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए बेटा इसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखो सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, आपका हार्ट आता है, यानी कि पंपिंग ऑर्गन कह सकते हैं, आर्टरीज और वीन्स आते हैं, यानी कि इसमें कैपिलरीज भी इंक्लूड कर लीजिए आप, ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा आपका। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेटरी मीडियम होता है जो एक्चुअल में क्या करता है, न्यूट्रिशंस को लेकर के जाता है, या ऑक्सीजन को लेकर जाता है, या बाकी रॉ मटेरियल्स यानी कि जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको वापस लेकर के आता है। ओके, तो चलिए बात बेटा देखा डायग्राम टू शो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी। अब एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। देखो बेटा ये आपका लंग्स है, सबके क्या है, लंग्स है। ठीक है बेटा, आपको बताया था मैंने, लंग्स क्या करते हैं एक तरीके से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो ऑक्सीजन जो लंग्स से यानी कि विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी वीन्स के थ्रू क्या करता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है आपका हार्ट में जाएगा, यानी कि लेफ्ट ऑट्रियम वाले पार्ट में जाएगा, और लेफ्ट ऑट्रियम से वो जाएगा बेटा वॉल्व के थ्रू टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो क्या करता है आपका, ठीक है, वो क्या करता है एक तरीके से बाहर रिमूव होता है, और रिमूव होने के बाद, ठीक है, बाहर रिमूव होने के बाद क्या करता है एक तरीके से
ठीक है बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर बोला एओर्टा के थ्रू क्या होता है, मेन आर्टरी यानी कि एओर्टा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड क्या सप्लाई होता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होता है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, बॉडी ऑर्गन से जो आपका है ना मेन जो वीन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं और किसमें, आपके हार्ट में यानी कि राइट एट्रियम में। फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद फिर बेटा क्या होता है, दोबारा से वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो दोबारा क्या चलता है बेटा, लंग्स में चल जाता है। ठीक है, लंग्स में चल जाता है और लंग्स में जाने के बाद बेटा क्या करता है, एक तरीके से वो उसको प्यूरिफिकेशन करके वापस आपका सप्लाई करता है टू द हार्ट। आई बात समझ में ये बेटा, ठीक है। तो इस हिसाब में ध्यान रखिए, उसे कहता है पल्मोनरी आर्टरी कहता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है हार्ट में से टुवर्ड्स द कहाँ पर बेटा, लंग्स में। दैट्स गुड। अब बेटा यहाँ पर एक वर्ड आपका आता है डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन? ठीक है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। देखो एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट जो है, आपका जो ब्लड है ना वो हार्ट के अंदर 2 बार आता है, तो जिसलिए उसको हम डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो यहाँ पर, ये तो बड़ा डायग्राम हो गया तो समझ में आता है आपको। ठीक है, ध्यान से नहीं बड़ा बात देखो होता है क्या ना, एक्चुअली में देखो यहाँ पर मेंशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक तो होता है बड़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी ब्लड क्या करता है आपका हार्ट से लंग्स में जाता है, देन लंग्स से बैक टू द हार्ट जाता है आपका। एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट। ओके, तो इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है, उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और दैट्स वाई डबल सर्कुलेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है ना, ताकि वो क्या कहते हैं ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, किसे डीऑक्सीडेटेड ब्लड को दोबारा से एक तरीके से प्यूरिफाई करके वापस जो है सप्लाई करता है बॉडी पार्ट्स में। ओके, ठीक है। देखो अब बात होता है ब्लड की बात। देखो ब्लड बेसिकली आता है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ग्रैनुलर कंपोनेंट और एक होता है लिक्विड कंपोनेंट, यानी कि एक्चुअल में उसके अंदर ना अब बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ओके, और लिक्विड जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा कहते हैं। देखो आपको पता है जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है, आरबीसीज होते हैं, आपके होते हैं प्लेटलेट्स होती हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ओके, आरबीसी करते हैं बेटा ऑक्सीजन और CO2 गैस को कैरी आउट करता है और कंटेन हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड को रेड कलर जो इम्पार्ट करता है वो बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है बेटा, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगर हम बात करें बेटा किसकी, प्लेटलेट्स की बात करें, तो प्लेटलेट्स क्या करता है बेटा, हेल्प करता है क्लोटिंग में, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। और डब्ल्यूबीसीज क्या करता है, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, बेसिकली क्या करता है बेटा, ये डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है हमारी बॉडी की, वो डब्ल्यूबीसीज के पास होती है, वाइट ब्लड सेल्स के पास होती है। और प्लाज्मा की बात करें देखो, प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% तो वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन्स हो गया, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबिन हो गया, यानी कि दीज आर द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के पार्ट है बेटा। और इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स आयंस हो सकते हैं, तो उसको बेटा प्लाज्मा कहा जाता है। ओके, तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90% वाटर होता है, बाकी 10% क्या होता है, बाकी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। ओके, एक बड़ा वर्ड आपका आता है लिम्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर लिम्फ के बारे में बताइए, लिम्फ होता क्या है। देखो लिम्फ क्या है बड़ा, एक येलोइश फ्लूइड होता है, एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जब आपका ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड कैपिलरीज में से जो आपका येलोइश फ्लूइड है वो एस्केप आउट हो जाता है और जो स्पेस होता है ना सेल्स के बीच में, वहाँ जाके ये आपका स्टोर हो जाता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन्स का अमाउंट जो है कम होता है कंपेयर टू द ब्लड। लिम्फ flows from the tissues to the heart assisting in transportation and destroying germs। ठीक है, ये बेसिकली इनका जो काम होता है बेटा, किसका, आपका लिम्फ का, ये टिश्यूज से हार्ट में जाते हैं और असिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जर्म्स को किल करने में बड़ा हेल्प करते हैं। ओके, वैसे अगर बेटा बात करें ब्लड वेसल्स की बात करें, तो ब्लड वेसल्स को हम यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो आर्टरीज हो गया, एक आपका वेन्स हो गया। आर्टरीज क्या करती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स होते हैं, वो एक्चुअल में ब्लड को हमारे हार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करते हैं इसलिए हम उसको आर्टरी बोलते हैं, बट यहाँ पर पल्मोनरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर ना बॉडी पार्ट्स लंग्स में से आपका जो है किस में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें वेन्स की बात करें, तो वेन्स आपका क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स।
को लेके जाता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट में लेके जाता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, एक तरीके से हार्ट में से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट में जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्लियर, ओके। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं हम इसको बेटा, आर्टरीज को, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग वेसल्स कहते हैं, ये सारे कलेक्ट करता है। ये आपके थिक, ये आपके बेटा थिक और इलास्टिक होते हैं, ये आपके थिन और लेस इलास्टिक होते हैं। डीपली सीटेड होते हैं, ये आपके सुपरफिशियल होते हैं एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। आर्टरीज थोड़े से ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं आपके, ओके। तो दीज आर बेसिकली द ब्लड वेसल। एक बड़ा कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज क्या होती है, जो कनेक्टेड होती है आपके सेल्स के साथ, ओके, जो हर एक सेल्स को सप्लाई करती है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल्स होती है उनको रिमूव करके वापस लेकर के आती है, ओके, दैट्स गुड। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात। देखो आपको पता है प्लांट्स के अंदर दो कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं जिनको हम वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक आपका फ्लोएम होता है, ओके। जाइलम क्या करता है बेटा, कैरीज करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है बेटा, कैरीज करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि एक तरीके से फूड की सप्लाई करने में हेल्प करता है फ्लोएम आपका, ओके। जाइलम में नो एनर्जी इज यूज्ड, इसमें क्या होता है बेटा, एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी को इसका यूज अप किया जाता है, ओके, वेरी गुड। अब एक वर्ड आता है बेटा आपका ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। बेसिकली क्या होता है बेटा, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना प्लांट्स का, यानी कि जो हमारे लीव्स वगैरह होती है, वहाँ से क्या होता है वाटर का लूज होता है वेपर्स की फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो, absorption and upward movement of water and minerals by creating transpiration pull। बेसिकली बेटा ट्रांसपीरेशन क्या करता है ना, एक तरीके से ट्रांसपीरेशन पुल करता है, यानी कि एक खिंचाव बनता है जिसकी वजह से क्या होता है आपका वाटर मिनरल्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, ओके, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से वाटर मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन मूव करने में हेल्प करता है आपका ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, ओके, दैट्स इट। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो भी आपका ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है। देखो, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इसको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ओके। यानी कि फूड को अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लीव्स पे टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं, ओके बच्चे, वेरी गुड। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, बात करते हैं इन ह्यूमंस, ओके। इसको हम यूरिनेटरी सिस्टम भी कहते हैं बेटा, ओके। इसमें क्या होता है बेटा, किडनी होती है जिसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, यूरेटरस होते हैं जब द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो क्या करता है किडनी से यूरिन को बाहर रिमूव करता है, ओके। तीसरा होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी रिजर्वेज जहाँ पर यूरिन जाके आपका स्टोर होता है। फोर्थ आपका होता है बेटा ये आपका यूरेथ्रा, चैनल ऑफ टू द एक्सटीरियर, यानी कि जो एक तरीके से एक पाथ प्रोवाइड करता है जहाँ से बेटा क्या करता है एक तरीके से यूरिन को बाहर रिमूव किया जाता है, ये आपका यूरेथ्रा हो गया, ओके। ये किडनीज हो गया आपकी, ये एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर हो गया आपका, इंटीरियर वेना कैवा हो गया इस तरीके से आपका ना, और ये आपका एओर्टा हो गया, ठीक है, ये आपका यूरेटर हो गया, और ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर हो गया आउट ओपन, ओके। इसके बाद क्या होता है बेटा यूरेथ्रा, जो एक तरीके से ओपनिंग करता है यूरिन को बाहर रिमूव करने के लिए। चलो बेटा, अब बेटा यहाँ पर क्या है ना, अब बात करते हैं एक्सक्रीशन क्या कहना चाहते। देखो, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी generates many kinds of wastes including nitrogenous waste which are harmful for the body and hence needed to be removed, ठीक है। अब बेसिकली बेटा होता है क्या ना, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो आपका वेस्ट निकलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और जो नाइट्रोजन वेस्ट आपकी बॉडी में डेवलप होता है उसको रिमूव करना इज कंपलसरी, अदरवाइज एक टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में डेवलप हो जाएगा तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करने के लिए हम कहते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक्सक्रीशन क्या है बेटा, एक प्रोसेस होता है बाय विच दिस वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, ओके। तो उसे हम कहते हैं जैसे मटेरियल्स बेटा कौन कौन से एक्सक्रीट, देखो एक तो नाइट्रोजन बेस्ड हो गया, एक्सेस अमाउंट में वाटर हो गया, गैसेस हो गया और सॉल्ट्स हो गए, ओके। नाइट्रोजन बेस्ड में जिसमें आपका यूरिया आता है, यूरिक एसिड हो गया, यूरिन हो गया, और एक्सेस ऑफ वाटर जो हमारा स्वेट और यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है, और गैसेस तो बेटा आपको पता है CO2 गैस हो गया ना, और कुछ सॉल्ट्स वगैरह आपके हो गए, ये हमारी बॉडी से रिमूव होना। हमारी बॉडी में तो बेटा क्या ना, हमारी बॉडी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म से, तो हमारी बॉडी में क्या हर चीज़ के लाइफ प्रोसेस के अलग अलग ऑर्गन्स हमारे गिवन है, लेकिन यूनिवर्सल ऑर्गन्स बेटा ना ये सारे क्या करते हैं, सिर्फ अपने डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही ये सारी चीज़ें एक्सक्रीट आउट करते हैं, ओके। देखो अब क्या बोला गया बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीट सिस्टम,
इट मेंटेन्स वाटर इक्विलिब्रियम, पीएच इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लड एंड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। बेसिकली बेटा क्या करता है, आपका जो ह्यूमन एक्सिडेंट सिस्टम हमारा है वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पीएच में कोई चेंज नहीं होता, आयनिक इक्विलिब्रियम रहता है, ठीक है, ब्लड में, ओके, और ऑस्मोटिक यानी कि प्रेशर को भी एक तरीके से इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी बात, इट हैव्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड। एक्चुअली में क्या ना बेटा, यूरिया या आपको जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी का एक्सक्रीटर सिस्टम। इट एक्सक्रीट्स पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स हो गया और टॉक्सिन्स हो गया, इन सबको हमारी बॉडी से क्या करता है, एक तरीके से रिमूव करने में मदद करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या करता है, एक तरीके से फ्लूइड के जो हमारा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, इस तरीके से फ्लूइड को बैलेंस करके। ठीक है, दैट्स गुड। अब बच्चे देखो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब मेन मुद्दा जो हमारा है बेटा, देखो बच्चे, अब मेन जो हमारा मुद्दा है वो ये क्या है कि यूरिन एक्चुअली बनता कैसे। देखो, इस किडनी कंटेन्स मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो आपको पता है नेफ्रॉन्स बेसिकली क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ द क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। आपको पता है नेफ्रॉन्स के अंदर बहुत पतली पतली आपकी कैपिलरीज होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। जिसमें क्या होता है बेटा, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये होता है, बाउमन कैप्सूल्स होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं बाउमन कैप्सूल्स कहते हैं। एंड लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल, और यहाँ से बेटा एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो टर्मिनेट होकर होती है, इस तरीके से निकलती है उसे, इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है, क्लियर बेटा, ओके, ठीक है। आज में क्या बेटा, द रेनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी सब्सटेंस। देखो आपको पता है एक रेनल आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी जिसे हम कहते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है किडनी में और फिल्ट्रेशन करती है और वहाँ पर जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, दूसरी बात, द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू द टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये ना आपका जो हमारा ब्लड होता है वो फिल्टर होता है कहाँ पर बेटा, ग्लोमेरुलस में, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है, बाउमन कैप्सूल्स प्रेजेंट है जो फिल्टर करने में हेल्प करता है। As this filtrate moves down the tubular part, glucose, amino acids, salts and excess of water gets selectively reabsorbed by the blood vessels। अब बेसिकली होता है क्या बेटा, जैसे ये ट्यूब्स के थ्रू जो आपका ये फिल्ट्रेट जो है ना, फिल्ट्रेट मीन्स जो आपका बाकी जो सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्लूकोज, ये सब वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होते हैं, ओके, रीअब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, सराउंडिंग दिस ट्यूबल्स, ठीक है, उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब क्या द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड। ठीक है बेटा, एक्चुअली में क्या है ना, वाटर रीअब्जॉर्ब जो हो रहा है वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, कि कितना एक्सेस वाटर आपको बॉडी के अंदर है और कितना जो है नाइट्रोजन वेस्ट जो है रिमूव करना बाकी है। ओके, सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन। अब जो क्या होता है कि बेटा, जब यहाँ से हमारा निकल गया तो अब ये ट्यूबुलर पार्ट जो हमारा था, अब इस ट्यूबुलर पार्ट में क्या, और आपका यूरिन ही प्रेजेंट है आपको इस तरीके से। अब इसमें क्या है, यूरिन ही प्रेजेंट है अब आपका। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ना बेटा ऐसे करके कुछ ब्राउन कैप्सूल्स हमने बनाया था ऐसे करके। ठीक है, इसमें बेटा ये जो है ना, इसमें अब यूरिन ही प्रेजेंट है आपका, ओके, जिसको कलेक्टिंग डक्ट्स कहते हैं नेफ्रॉन्स की। दिस कलेक्टिंग डक्ट्स टुगेदर लीव किडनी एट द कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग द यूरेटर। Each ureter drains the urine into the urinary bladder where it is stored until the pressure of the expanded bladder leads to an urge to pass through the ureter। अब बेसिकली क्या है बेटा, अब होता क्या है, वो यूरेटर थ्रू तो चले जाता है बेटा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जहाँ पर वो स्टोर रहता है जब तक उसमें एक प्रेशर मेंटेन नहीं होता। ठीक है, ओके। अब बेटा क्या, तो फिर यूरेथ्रा जो है एक ओपनिंग होती है जहाँ से पास हो जाता है आपका। दिस ब्लेडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अंडर नर्वस कंट्रोल। जो एक्चुअली हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है वो नर्वस कंट्रोल में होता है। ओके, क्या एक अब एक और बात बेटा, 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड डेली बट ओनली 2 लीटर्स एक्सक्रीटेड आउट एज अ यूरिन सो दैट रेस्ट इज रिजॉल्व इन द बॉडी। एक्चुअली बेटा क्या ना, 180 लीटर जो हमारा होता है फिल्ट्रेट होता है वो बनता है हर दिन, जिसमें से बस लेकिन 2 ही लीटर जो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन की फॉर्म में, बाकी जो रीअब्जॉर्व कर लेते हैं हमारी बॉडी।
अब बात करें बेटा नेफ्रॉन्स की फंक्शंस की। देखो मैंने आपको बताया था ये हेल्प करता है नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने में, एक्सक्रीट आउट करने में, टू मेंटेन्स द वाटर एंड आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, ऑस्मोटिक रेगुलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक तरीके से हेल्पफुल होता है। अब बेटा यहाँ पर एक और चीज़ आपकी आती है, वो आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन किया जाता है, यानी कि वेस्टेज रिमूवल किस तरीके से किया। देखो प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज होता है। एक्सेस वाटर रिमूव्ड बाय द ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री, बिल्डिंग की प्रॉब्लम जो होती है ना। ओके, अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेसिन्स, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स विच कैन ऑल्सो बी लूज बाय द प्लांट्स। ठीक है, ओके। प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल। सॉइल में भी कुछ वेस्ट सब्सटेंस को क्या करते हैं, एक तरीके से ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलो देखिए बच्चे, अब यहाँ पर बेटा ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। देखो जरूरी नहीं है बेटा आप जैसे कॉम्प्लिकेटेड वे में बनाए, आप इसको इस तरीके से बना, जैसे यहाँ पर इस बना है आपको ये ट्यूब इस तरीके से आ रही है आपकी, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, इसको कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये बीच में जो है कैप का ये क्या है, फिल्टर यूनिट, जिससे हम कहते हैं तो ब्राउमन कैप्सूल्स हो गया, और ये हो गया हमारे पास एक तरीके से ग्लोमेरुलस हो गया आपकी। ठीक है, फिर यहाँ से फिल्टर होने के बाद क्या होता है, ठीक है, फिल्टर तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है आपका। ठीक है, लेकिन जो बाकी होता है कलेक्टिंग ट्यूब्स के थ्रू यहाँ से निकल जाता है बेटा आपका। ओके, इसके बेटा अगर आपको डायग्राम देखना है तो आप ना एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, या बेटा इसको जो है इजी वे में ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपने ऐसे ही बनाना है, इट्स नॉट कंपलसरी। ओके, दैट्स गुड। अब बेटा क्या है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। आपको पता है यूरिन फॉर्मेशन बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बाउमन कैप्सूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट जैसा आपका क्या होता है, फिल्टर होता है ब्लड से, किसमें, आपको बाउमन कैप्सूल्स का होता है। ओके, देखो जी, दूसरे पॉइंट की बात करें तो होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद बेटा फिल्ट्रेशन होने की बात क्या होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ठीक है, उसके बाद ना जो फिल्ट्रेट यूजफुल होता है वो दोबारा से हमारी जो है रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं कैपिलरीज के द्वारा। ओके, उसके बाद बेटा क्या होता है, थर्ड पार्ट में सीक्रेशन, यानी यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूबल्स विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डस्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। फिर बेटा जो वाकी वेस्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। ओके, ठीक है। इनकेस बेटा क्या होता है, कभी कभार किसी किडनी अगर फेल होगी तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है, उसे कहता है हीमोडायलिसिस कहते हैं। ये बेसिक प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का बाय आर्टिफिशियल किडनी। इट इज़ मीन्ट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स। ठीक है, ये उनके लिए यूज़ किया जाता है जो किडनी जिनकी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, किडनी फेल हो जाती है। ओके, तो आई होप बेटा आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।